नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2022 के लिए मॉडल आंसर्स को। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूपीपीसीएस 2023 के लिए आरओ और बीईओ जैसे एग्जाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को। यदि आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप फ्री इनिशिएटिव से भी इसका लाभ उठा सकते हैं, तो ज़रूर इसका लाभ लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सेट से रिलेटेड, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इससे रिलेटेड पूछे गए हैं कि आप इससे क्या समझते हैं और इससे संबंधित चैलेंजेस को भी हमें डिस्कस करना है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अगर आपने रिसेंटली आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो देश बिल आया है, ठीक है। ये एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया है पार्लियामेंट में। देश का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल, ठीक है। यानी कि इसके माध्यम से सेज को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम सेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये वो एरिया होता है जिसमें जो ट्रेड लॉज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पूरी देश के संबंध में। देश में अन्य होंगे ट्रेड लॉज और यहाँ पर अन्य होते हैं, क्योंकि इनका एम्फेसिस होता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। और ये कहाँ से मेनली लिया गया है? चाइना से। चाइना में सेज का काफ़ी ज़्यादा विकास देखा गया है। और ये कहाँ होते हैं लोकेटेड? ये कंट्री के नेशनल बॉर्डर्स में मेनली लोकेटेड होते हैं। इनके माध्यम से ट्रेड बैलेंस को प्रमोट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट को, जॉब क्रिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। देन चैलेंजेस की बात आती है तो इनका जो साइज़ है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। छोटे साइज सेज होंगे, अगर जो सेज का साइज़ छोटा होगा तो उतना ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो शेनज़ेन, चाइना में एक शेनज़ेन सेज है। इसका जो एरिया है वो है 49,000 हेक्टेयर्स। कितना है? 49,000 हेक्टेयर्स। और इंडियन सेज जो है सारे मिलाकर कंबाइंड उनका कितना होगा? गेस कीजिए ज़रा। उसका एरिया है 47,000 हेक्टेयर्स। तो वहाँ पर एक सेज इतना बड़ा है, लार्जेस्ट, और यहाँ पर कंबाइंड इतने हैं। तो ये थोड़ा एक इसके सामने चैलेंज के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 50 हेक्टेयर्स का इंडिया में। इसके बाद टैक्स एग्जेम्पशंस जब एंड हो जाते हैं तो वो जो सेज होते हैं वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके साथ ही कई सारे मॉडल्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे एक सेज तो हो ही गया, साथ में एक कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स भी हो गए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए। तो कई सारे सिमिलर मॉडल्स प्रेजेंट होना भी एक चैलेंज के रूप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आसियान कंट्रीज़ हैं ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया के सामने एक थ्रेट मौजूद कर रही हैं, एक थ्रेट प्रेजेंट कर रही हैं। साथ ही जो फूड एंड वाटर सिक्योरिटी है ये भी इफ़ेक्ट होती है सेज के चलते, राइट। उसके बाद ऐसा कहा गया है कि ये जो है ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनसे अनट्रीटेड जो एफ्लुएंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और इनका जो लिंकेज है वो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से वो काफ़ी ख़राब देखा जाता है। लेकिन इसके सामने हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? एक वे फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा कि हम डेवलप करें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को, कई सारे, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए, स्ट्रीमलाइन किए जाएँ प्रोसेस को, ताकि उसमें कोई डिलेज और करप्शन ना हो। और देश बिल जो सरकार के द्वारा लाई गई है तो इसको भी एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। इसको भी इम्प्लीमेंट प्रॉपरली अगर किया जाए तो। देखिए, अगर आपसे सेज के बारे में पूछा है, बिल एक लाया गया है, अगर आप इस बिल को मेंशन कर देते हैं तो ये आपके आंसर को इसमें वैल्यू ऐड कर देता है कि आप अवेयर हैं करंट अफेयर से और जो भी आसपास हो रहा है, राइट। इसके साथ ही आप बाबा कल्याणी कमेटी जो सेज से संबंधित है उसको भी कंक्लूजन में उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि उसके जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो किया जाए। तो हम कमिटीज़ का कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई कमेटी याद है तो आप उसको कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है
देखिए ये PIL से संबंधित है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया है जो नॉन सीरियस PILs होती हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है और कहा है कि इन ऐसे लोगों पर पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए फॉर फाइलिंग लग्जरी लिटिगेशन। अब ये आपको पता चल गया कि ये न्यूज़ में था। अब आपको इसमें अपना आंसर देना है। तो सबसे पहले तो आप PIL के बारे में बताइए, ये है क्या? ये वैसी लिटिगेशन होती है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये PN भगवती के द्वारा शुरू की गई थी, जस्टिस PN भगवती। और ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। साथ ही ये आर्टिकल 39 पर आधारित है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है PIL से रिलेटेड, जो अगर आपको पता है तो याद रखिएगा, और नहीं पता है तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इश्यूज़ क्या क्या आते हैं। सबसे पहली बात तो कहा गया है कि PIL का आजकल जो उपयोग है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। लोग PIL के माध्यम से पब्लिसिटी पाने का प्रयास करते हैं या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए PIL दायर करते हैं, जबकि PIL का जो मेन मकसद था वो ये नहीं था कि आप प्राइवेट इंटरेस्ट को पूरा करें, जबकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाई गई थी। और जुडिशियल टाइम भी इससे बर्बाद होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि लगभग 4 करोड़ केसेस जो हैं हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, और अगर ये जुडिशियल टाइम वेस्ट हो रहा है तो ये काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देता है। साथ ही इसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाने लगा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जाता है तो वहाँ पर एक PIL दायर कर दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जुडिशियल ओवररीच का भी के रूप में भी देखा जाता है, राइट? क्योंकि जितनी ज़्यादा PIL दायर होंगी उसमें हम कई बार देखते हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो न्यायिक अतिरेक का सहारा लेती हैं, और कई बार जुडिशियल ओवररीच की जो समस्या है वो सामने आती है PIL के चलते। अब ऐसे आंसर में हम वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा कोई भी काम किया जा रहा है जिससे इसका मिसयूज़ हो रहा है तो उसके लिए पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है। हम उसको टाइमली डिस्पोजल करें जो भी हमारे सामने आ रही हैं PILs, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ उत्तरांचल और बलवंत सिंह चौफल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए थे डायरेक्शंस कि जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो सेपरेट कर सके सीरियस PIL पिटिशंस को फ्रॉम नॉन सीरियस वंस। तो इसको भी ध्यान रखा जाए और जो भी डायरेक्शंस दिए गए थे उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा केस था, ये कौन सा जजमेंट था किसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डायरेक्शंस दिए गए थे। तो ये हम वे फॉरवर्ड में ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने WTO से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं WTO के द्वारा। WTO पर भी क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, तो WTO काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आप इसको देखिएगा। WTO है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये डील क्या करता है? ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड और संस्था है, और ये 1995 में बनाई गई थी। 164 मेंबर्स हैं इसमें, राइट। और इसके सामने चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या हो जाएगा? सबसे पहला चैलेंज हो जाएगा हमारे सामने इनइफेक्टिव अगेंस्ट चाइनीज़ पॉलिसीज़। जो चाइनीज़ पॉलिसीज़ हैं उनके सामने जो WTO है वो इनइफेक्टिव दिखाई पड़ रहा है। फिर एक लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। इसमें सारी जितने भी मेंबर्स हैं सबका कंसेंसस चाहिए होता है, सबके पास इक्वल पावर्स हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, इनका जो रोल है उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसके चलते WTO के सामने एक चैलेंज उभर कर आया है। कई देश ऐसे हैं जो इसके पार्ट नहीं हुए हैं अभी तक, जैसे कि ईरान, इराक, लेबनान और उज़्बेकिस्तान। साथ में कुछ नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स सामने आए हैं, जैसे कि RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था क्योंकि इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि RCEP के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर्स हैं? मैं आपको थोड़ी हिंट दे सकती हूँ। इसमें आसियान है और इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी है एक, तो आप थोड़ा बताइएगा इसको कमेंट कर। उसके बाद कोविड पैंडेमिक का इफेक्ट भी WTO के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स थे इनमें बैन देखे गए। कंट्रीज़ ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया। साथ में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी सामने आई। डी ग्लोबलाइजेशन की बात की जाने लगी है कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें WTO के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे? वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं
कि जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड, इसको रिवाइज किया जाए ताकि जो भी चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको उनसे बेहतर रूप से उनसे डील किया जा सके। जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए। कंट्रीज़ के बीच में जो भी विवाद हैं उनको अच्छी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उनको टाइमली रिजॉल्व किया जाए। एनफोर्समेंट कैपेसिटी को भी स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये कुछ हम पॉइंट्स अपने वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन आता है नाटो से रिलेटेड। अब नाटो तो आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा और शायद आपने इसके बारे में पढ़ भी रखा हो। नाटो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे संबंधित इश्यूज और इसके रिलेवेंस पे हमको डिस्कस करना है। तो नाटो में 30 मेंबर्स हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर स्टैब्लिश किया गया था और ये कौन सी ट्रीटी से स्टैब्लिश हुआ था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से, उसी पर इसका नाम भी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वॉशिंगटन डीसी में हुई थी ये ट्रीटी 4 अप्रैल 1949 को। ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पर आधारित है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, अगर इस कंट्री पर हमला हुआ तो ये सारी कंट्रीज़ पर हमला माना जाएगा और ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इस दुश्मन कंट्री के अगेंस्ट लड़ेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। इसी के जवाब में वॉर्सो पैक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? वॉर्सो पैक्ट। खैर इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, जो यूएसएसआर के द्वारा लाया गया था, लेकिन बाद में वो डिसमेंटल हो गया जब यूएसएसआर डिसमेंटल हो गया। तो ये जो नाटो है ये सबसे लंबा चलने वाला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी आपको पता है ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा है क्योंकि यूक्रेन के द्वारा नाटो की ही सदस्यता लेने का प्रयास किया गया था, जो रशिया को नहीं भाया और रशिया के द्वारा फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। इश्यूज़ क्या है? अगर हम नाटो के इश्यूज़ देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो आप मेंबर्स हैं उन्हीं में आपस में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ग्रीस और टर्की। एक कोई क्लियर मिशन नहीं रह गया है अब इसके पास, और रशिया की जो एग्रेसिव पॉलिसी है ये एक बहुत बड़ा इशू है इसके सामने। साथ ही इंक्रीज चाइनीज़ नेवल पेट्रोल इन आर्कटिक ओशियन रीजन। तो चाइना का तो हर जगह आप देख रहे हैं, हर क्षेत्र में चाइना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को एक सुपर पावर बनाने की पहल में ये भी एक चाइना के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो नाटो के समक्ष एक चुनौती मौजूद कर रहा है या चुनौती उपस्थित किए हुए हैं। देन रेलेवेंस की बात करें कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि नाटो का अब रेलेवेंस क्या रह गया है, तो रेलेवेंस देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ठीक है, और रशिया का जो इन्वेजन किया गया यूक्रेन पे उसके अगेंस्ट इसने आवाज़ उठाई, उसकी निंदा की। हाउएवर उससे कुछ हुआ नहीं, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन आप इसके रेलेवेंस में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसने सपोर्ट किया है सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यूक्रेन की। ISIS जैसे आतंकी संगठन के अगेंस्ट इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको ये इस तरह का लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और उसके बाद नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रेलेवेंस को दर्शाता है कि ये ईस्टवर्ड और आगे बढ़ता जा रहा है ईस्टर्न यूरोप में। राइट, तो ये हम इसमें रेलेवेंस लिखेंगे। इसको आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं कि नाटो को एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने में हेल्प करनी चाहिए, वर्ल्ड में स्टेबिलिटी बनी रहे इसके लिए प्रयास करने चाहिए, और जो रशियन इन्वेजन है इसके अगेंस्ट यूक्रेन का सपोर्ट तो वो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक वे फॉरवर्ड इसमें दे सकते हैं, अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं कि नाटो का आगे डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ब्रिक्स के बारे में बात की गई है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है इंडिया के लिए ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स है क्या? बेसिकली ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप। इसका उद्देश्य क्या है? पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। राइट, और ये 2006 में फॉर्म हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तभी स्टार्टिंग में ब्रिक कंट्रीज़ कही जाती थी और एंड में 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद एस ऐड हो गया था। अब इंडिया के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इंडिया के सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया बैलेंस कर सके अपने ग्रोइंग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है उसको यहाँ पर ब्रिक्स के माध्यम से ये बैलेंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया और चाइना जैसे जो दूसरे आपको 2
अगर आप वर्ल्ड को देखें तो एक तरफ यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ इस समय रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं। इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो एक तरफ टिल्ट ना हो, वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखे। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया को कि ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ ना टिल्ट होकर एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर सके। उसके बाद अपने रिलेशंस चाइना के साथ उनको भी मजबूत बना सके, उनको भी सही कर सके, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं वो पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गलवान वैली क्लैश के बाद से ही जो काफ़ी राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सके हैं। और ब्रिक्स के माध्यम से हम अपने जो ट्रेड टाइज हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं। इंडिया अपना जो ग्लोबल स्टैचर है उसको बढ़ा सकता है। एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने में ब्रिक्स इंडिया की मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बिना चैलेंजेस के नहीं आती हैं। तो चैलेंजेस क्या है या इश्यूज़ क्या हैं? आप देख रहे हैं चाइनीज़ डोमिनेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इसके पास कोई एक बाइंडिंग आइडियोलॉजी नहीं है। आप देख रहे हैं चाइना और इंडिया जैसे दो देश हैं इसमें जिनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, इसीलिए ब्रिक्स जो इंस्टीट्यूट है इसके पास कोई भी बाइंडिंग आइडियोलॉजी नहीं है। ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के उसमें रिलेशंस में। इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से, लेकिन उस मात्रा में एक्सपोर्ट चाइना में नहीं किए जाते हैं, ताकि इसलिए ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस हैं। और इसके तरह ही पैरेलल ग्रुपिंग्स हैं, जैसे कि इप्सा में कौन कौन आ गया? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसी के मेंबर्स हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो 2 कंट्रीज़ हैं, ईरान और अर्जेंटीना, इनके द्वारा ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करने का, ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने की प्रयास किए जा रहे हैं। राइट। उसके बाद वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर इंडिया अपने कॉमन इंटरेस्ट को सीख कर सकता है। एक चाइना के साथ हमें एक सेम मंच में ब्रिक्स के माध्यम से हम आते हैं और वहाँ पर हम अपने जो भी हित हैं उनको पूरा कर सकते हैं। हम न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, फोर्टिलिज़ा में हुआ था ब्रिक्स का समिट, उसके बाद इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसमें हम उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम ब्रिक्स के एजेंडे को एनहांस कर सकते हैं और काउंटर टेररिज्म पर फोकस कर सकते हैं। हम ब्रिक्स देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया ब्रिक्स का और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है और अपने जो एम्स और एम्बिशंस हैं उनको पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने सारे आंसर्स को सही से समझा होगा और इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।